लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्कीन का जनरल इंट्रोडक्शन, उनका नोमेनक्लेचर, उनके आइसोमेरिज्म और कुछ मेथड ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात की थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो वो जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे वो ऐसे मेथड थे जिसमें कि क्या हो रहा था, एलिमिनेशन हो रहा था। जैसे ये हमने एल्कोहल का को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, इस एल्कीन में, RCH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस प्रोसेस में क्या निकला, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। इसी टाइप से एल्किल हैलाइड्स को भी जब हम एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो वो भी, उसमें भी क्या हो जाता है, एक HX निकल जाता है, एक HX मॉलिक्यूल यहाँ पर निकल जाता है। तो ये दोनों कैसी हैं, ऐसी रिएक्शन है जिसमें कि क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, पहले में वाटर मॉलिक्यूल का और दूसरे केस में HX का। राइट। सो ये इस टाइप की जो रिएक्शन है उनको बोलते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रियाएं। विलोपन अभिक्रियाओं को जो ग्रुप एलिमिनेट होगा, जो मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, उसके बेसिस के ऊपर हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, राइट, और दूसरा अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ये अल्फा बीटा या अल्फा अल्फा एलिमिनेशन किस बेसिस पर दिया गया है, इसको हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, ये है अपना एक एल्कोहल, इस एल्कोहल में OH समूह के साथ में जुड़ा हुआ कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और उसके बाद वाला कार्बन कौन सा है, बीटा कार्बन, राइट। ऐसे ही हम क्या कहें कि जैसे मान लो कि हमारा ये एक ये डाइएल्किल हैलाइड है, राइट। सो यहाँ पर इसमें ये जो कार्बन है, जिस कार्बन के साथ में Cl जुड़ा हुआ है, यही अपना क्या है, अल्फा कार्बन है, राइट। तो ग्रुप दो एटम्स निकलेंगे, जैसे इसमें H और OH निकल कर वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसमें H और X मिल करके क्या बना रहे हैं, HX बना रहे हैं। तो ये जो एलिमिनेशन है, ये एलिमिनेशन, एलिमिनेट होने वाले दोनों एटम्स अगर एक ही कार्बन से निकल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन। क्या कहेंगे उसको, अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन से क्या होगा, कार्बीन बनेगी, एक इंटरमीडिएट बनता है कार्बीन, ठीक है। तो इसके बारे में अभी अपना जो ये जो टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन, स्पेशली एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्कोहल एंड एलिमिनेशन ऑफ HX फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स, तो उसमें कार्बन नहीं बन रहा है, तो इसकी अल्फा एलिमिनेशन की हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। अल्फा बीटा एलिमिनेशन, जिसको सिंपल हम बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं, केवल इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। सो ये क्या होगा, इस बीटा एलिमिनेशन में OH और H या फिर H और X है, वो दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से निकलते हैं। सो अल्फा कार्बन परमाणु वो हो जाएगा जिसके साथ में आपका X या फिर OH जुड़ा हुआ है, और बीटा वो हो गया जिसके साथ में जो आपके अल्फा कार्बन परमाणु से के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के जो एलिमिनेशन होगा जिसमें कि दोनों परमाणु या दोनों समूह दो अलग अलग कार्बन से निकल रहे हैं, उसको हम बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन। सो ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं, इन दोनों ही अभिक्रियाओं में क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है। सो एक तो ये हो गया अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन के बारे में बात। आई होप आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन। सो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं वो बेसिकली थ्री टाइप की मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। वो थ्री टाइप्स कौन कौन सी हैं, वो है E1, E2 एंड E1CB। सो E1 क्या हो गया, इसको बोलेंगे एलिमिनेशन यूनिमोलिक्यूलर,
एकाणुक विलोपन, और E2 हो गया एलिमिनेशन बाइमोलिक्यूलर, इसको बोलेंगे हम विलोपन द्विअणुक, और ये हो गया विलोपन एकाणु। और तीसरा जो है उसको कहेंगे हम एलिमिनेशन यूनिमोलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, विलोपन एकाणुक संयुग्मी क्षार। राइट, सो 3 प्रकार की क्रियाविधि को ये एलिमिनेशन रिएक्शन है वो फॉलो करती हैं, E1, E2 और E1CB। सो हम 1 बाय 1 इन तीनों के बारे में बात करेंगे। पहली जो अपनी मैकेनिज्म है वो है E1 मैकेनिज्म। E1 और एलिमिनेशन यूनिमोलिक्यूलर। राइट, E1 या एलिमिनेशन यूनिमोलिक्यूलर। इसके देखो क्या क्या फीचर्स है, मुख्य इसके जो फीचर्स है उनकी हम लोग बात कर लेते हैं, इसके लक्षणों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि जो वेग निर्धारक पद होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप हैव ओनली वन मॉलिक्यूल, उसमें केवल एक मॉलिक्यूल होगा। राइट, और वो मॉलिक्यूल क्या होगा, वो होगा यहाँ पर एक इंटरमीडिएट। सो इसमें जो इंटरमीडिएट होगा वो होगा, इंटरमीडिएट जो होगा वो होगा कार्बोकेटाइन। राइट, कार्बोकेटाइन इसमें बनता है। सो और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको इसके नाम से पता चल गया होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इसमें क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इसमें होगा 1। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इसमें होगा 1, और रिएक्शन होगी वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। 2 स्टेप्स मैकेनिज्म इसमें है। राइट, इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकेटाइन है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, 1 है, और 2 स्टेप इसमें क्या है, मैकेनिज्म। अब इसमें वो दोनों स्टेप क्या होंगे, देखिए जो पहला जो स्टेप होगा उस पहले स्टेप में सबसे पहले एक हैलाइड यहां से बाहर निकलेगा। राइट, और ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है। इसमें आप जानते हैं कि कार्बन और हेलोजन में से हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को दोनों को लेकर के निकलेगा, और यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। सो ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप, और इस फर्स्ट स्टेप में क्या बना, फर्स्ट स्टेप में अपना बना है कार्बोकेटाइन। ये जो कार्बोकेटाइन है ये क्या करेगा, दूसरे स्टेप में, क्योंकि ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो बेस की प्रेजेंस में हो रही है, तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो अपना बेस होगा वो बेस जिस कार्बन पर कार्बोकेटाइन बना है उसके पास वाले कार्बन से क्या करेगा, एक प्रोटॉन को क्या करता है, अब्स्ट्रैक्ट करता है, और इस प्रोटॉन के अब्स्ट्रैक्शन से क्या होगा, यहाँ पर जो जिस कार्बन से ये अब्स्ट्रैक्ट करेगा वहां से चूंकि बेस अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वहां जो इलेक्ट्रॉन है उस बॉन्ड के, ये वाला CH2, ये CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन को दे करके ये जाएगा। सो ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी यहाँ पर, और हमें अपना ये प्रोडक्ट मिल जाएगा CH2C, ये CH3 और CH3 प्लस BH। राइट, ये अपना बन गया क्या, प्रोडक्ट बन गया। तो ये इसमें सेकंड स्टेप है। सो 2 स्टेप में हो रही है, और ये स्टेप जो होगा ये फास्ट होगा। तो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है इसमें, और यहाँ इस स्टेप में केवल एक सबस्ट्रेट का ही अणु क्या हो रहा है, इंक्लूड है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो यहाँ पर
डिपेंड करेगी किस पर? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी केवल कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है, केवल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर ही ये डिपेंड करती है। अब ये जो मैकेनिज्म होगी, इस मैकेनिज्म में क्या है, इस केवल अकेले मॉलिक्यूल पर ये डिपेंड कर रही है, इसलिए ये क्या है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, राइट। इसको एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर बोलेंगे। इस रिएक्शन में जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 1 होगा, केवल इस मॉलिक्यूल के कारण। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो कार्बोकेटाइन यहाँ पर बन रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि मान लो कि रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी हो तो वो रीअरेंजमेंट वहां पर हो जाता है। जैसे देखिए, इस रिएक्शन की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि आपका सबस्ट्रेट है ये CH3 होल थ्राइस CHBr CH3, और आप इसको करवा रहे हो एल्कोहल में, राइट, और आपने इसको बेस भी एक ले रखा है। सो क्या होगा, देखो अपना कार्बोकेटाइन इसमें कौन सा बनेगा, अपना कार्बोकेटाइन बनेगा ये CH3 CH3, ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर अपना बन गया। अब ये कार्बोकेटाइन किस टाइप का है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और इसमें क्या करें हम, यहाँ से एक मिथाइल को अगर यहाँ शिफ्ट कर दें तो कार्बोकेटाइन कौन सा बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा CH3 होल ट्वाइस CH3, एक CH3 यहाँ पर। तो ये कार्बोकेटाइन किस टाइप का है, ये कार्बोकेटाइन है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो आप जानते हैं कि जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है वो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, और सबसे कम जो स्टेबल है वो क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। सो इसलिए ये रीअरेंजमेंट इजीली क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन वो 3 डिग्री में कन्वर्ट होगा, और इसमें हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो जो प्रोडक्ट होगा उसमें रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग भी क्या होगा, उसमें जो प्रोडक्ट होंगे वो बनेंगे। जैसे देखिए, एक तो ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसके साथ में CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH3 होल ट्वाइस, ये वाला एक उत्पाद भी इस अभिक्रिया के दौरान बनता है। सो ये जो उत्पाद होगा ये मुख्य उत्पाद होगा इसमें, राइट। इसकी जो अमाउंट होगी वो कम होगी, रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इसमें प्रोडक्ट बनता है। अब इस रिएक्शन को कौन से एल्किल हैलाइड देंगे, जनरली इस जो मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं वो है टर्शियरी, और कुछ हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स हैं, वो इस मैकेनिज्म से एलिमिनेशन रिएक्शन है वो देते हैं, राइट। सो ये था E1 मैकेनिज्म। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं अपना दूसरा मैकेनिज्म जो कि है E2 मैकेनिज्म। सेकंड इज E2, और इसको बोलते हैं एलिमिनेशन बाय मोलिक्यूलर मैकेनिज्म। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया, ये क्रिया विधि, ठीक है। सो इसको नाम को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रिएक्शन है, ये जो मैकेनिज्म है, इस रिएक्शन में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद होगा, उसके अंदर 2 अणु होंगे। सो इसमें हम लिख सकते हैं इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप 2 molecules will be present, ठीक है। वेग निर्धारक पद में 2 इसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। और इसमें अगर हम बात करें किसकी, इंटरमीडिएट की, तो इसमें कोई एक इंटरमीडिएट नहीं होगा, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म। इसमें क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अगर हम बात करें अभिक्रिया की कोटि की, सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, इसमें 2 होगा, वो आपको बायोमोलिकुलर शब्द से भी समझ में आ रहा होगा। और ये क्या है,
वन स्टेप मैकेनिज्म है, राइट, वन स्टेप मैकेनिज्म है। कौन से एल्किल हैलाइड इसको देंगे? इसको जनरली प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स एंड कुछ जो होंगे वो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड इस रिएक्शन को देते हैं। फॉलो दिस मैकेनिज्म। ना केवल एल्किल हैलाइड बल्कि एल्कोहल के बारे में भी हम ये बात बोल सकते हैं कि वो जो प्राइमरी एल्कोहल या एल्किल हैलाइड होंगे वो इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। और इसमें एक और बात है जो कि इसको इवन मैकेनिज्म से अलग करती है, वो क्या है? वो ये है कि इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, नो रीअरेंजमेंट happens during E2 मैकेनिज्म। मतलब एक ही प्रकार के उत्पाद वहां पर बनते हैं। सो ये हो गए इसके कुछ जनरल फीचर्स। तो अब अपन बात करते हैं इसमें स्टेप्स की कि कौन कौन से स्टेप इस अभिक्रिया के दौरान होते हैं। तो देखिए, सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है इसका जो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है वो बनने का प्रोसेस। तो इस ट्रांजिशन स्टेट के बनने के दौरान क्या होता है, यहाँ पर बेस का अटैक होगा, ठीक है। बेस का अटैक कहाँ पर होगा? बेस का अटैक होता है बीटा हाइड्रोजन पर। ये यहाँ पर इसके साथ में Br जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन कौन सा हो गया, ये कार्बन कौन सा हो गया? ये अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए सारे के सारे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। और ये कार्बन कौन सा है? ये है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या हो गए? सारे के सारे बीटा हाइड्रोजन। तो सबसे पहला काम क्या होगा? बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करता है कौन? आपका बेस। और ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में निकाल करके लेकर के जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी कहाँ पर? यहाँ पर। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ होगी, ये Br है, इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर के निकल जाएगा। तो ये जो तीन स्टेप हैं ये एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियस है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले इसको अब्स्ट्रैक्ट कर ले, अगर ये इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा? आपका कार्ब एनियन बन जाएगा। लेकिन अभिक्रिया की जो गतिविधि है वो कार्ब एनियन के बनने को सपोर्ट नहीं करती है, कार्ब एनियन का नहीं इसमें बनता है। तो इसमें क्या होगा? ये बॉन्ड के ब्रेक होने की प्रोसेस, कौन से बॉन्ड की? CH और CBr बॉन्ड के ब्रेक होने की प्रोसेस, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनने की जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियस है, और वो क्या होगी? एक साथ चलने वाली प्रोसेस है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर भी इसमें होते हैं। ये हो गई इसकी संक्रमण अवस्था, या फिर इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट, राइट। ये बन गई इसकी ट्रांजिशन स्टेट, राइट। अब ट्रांजिशन स्टेट के बाद में क्या होगा? उसके बाद में BH बन गया प्लस Br माइनस बन गया, और इसके अलावा हमारा जो मुख्य उत्पाद है एल्कीन वो इसमें बन जाता है। सो ये है मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म होती है। इसके पक्ष में प्रमाण क्या? प्रमाण ये है कि इस अभिक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का कोई पुनर्विन्यास या फिर रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो रीअरेंजमेंट का नहीं होना वो क्या करता है? वो क्या करता है? इस रिएक्शन को इस मैकेनिज्म के फेवर में क्या है? एक प्रूफ हो गया, राइट। अब ये जो पद है एक ही स्टेप में, जो मैकेनिज्म है वो एक ही स्टेप में हुई है। सो और यहाँ पर जो स्टेप है उस स्टेप को ही हम क्या बोलेंगे? इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो रेट ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड करेगी किस पर? एल्किल हैलाइड एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ द बेस। इन दोनों की सांद्रता के ऊपर ये अभिक्रिया की जो दर है वो डिपेंड करती है। इसलिए ये अभिक्रिया क्या होगी? द्विअणुक विलोपन, या इसको बोलेंगे E2 मैकेनिज्म हम इसको बोलते हैं। सो अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई? 2 हो गई। और इसमें जो अभिक्रिया की दर है वो क्षारक एवं एल्किल हैलाइड दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। इस अभिक्रिया में पुनर्विन्यास का ना होना, रीअरेंजमेंट का ना होना ये प्रूव करता है कि अभिक्रिया है वो इवन मैकेनिज्म से नहीं हो रही है।
राइट। सो ये हो गया आपका E2 मैकेनिज्म। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं तीसरी अपनी जो मैकेनिज्म है वो है E1CB। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन यूनी मोलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में इसको बोलेंगे विलोपन एकाणुक संयुग्मी क्षार क्रिया विधि। विलोपन एकाणुक संयुग्मी क्षार क्रिया विधि। इसके फीचर्स क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि जो अभिक्रिया है वो 2 स्टेप में होगी। 2 स्टेप मैकेनिज्म, 2 स्टेप मैकेनिज्म है ये वाली। और इसमें जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा उसमें क्या होगा? केवल एक ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप हैव सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में क्या होगा? केवल एक ही मॉलिक्यूल होगा। सो इस अभिक्रिया का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लिखते तो हम E1CB हैं, हालांकि इसमें क्या होता है अभिक्रिया की जो कोटि है वो क्या होगी? 2 होती है। लेकिन चूंकि इसमें जो उत्पाद बनेगा वो एक इंटरमीडिएट इसमें बनता है कार्बेनियन, उस कार्बेनियन से ये उत्पाद बनता है। और उत्पाद तब बनता है जबकि आपका लिविंग ग्रुप जो होगा, मतलब X इसमें जो होगा वो जब निकल जाएगा तो बनता है। तो इसको ये दर्शाने के लिए हम E1 लिखते हैं कि जो बनने वाला कार्बेनियन है उससे आपका अवशिष्ट जो निकलेगा वो अवशिष्ट किसको बोलेंगे? लिविंग ग्रुप को बोलेंगे। जैसे X निकल रहा है तो X क्या हो गया? लिविंग ग्रुप हो गया। उसके निकलने के बाद में उत्पाद बन रहा है। सो ऑर्डर इसका हम बोलेंगे 1 और स्टेप इसमें क्या हो गए? 2 हो गए, जिसकी बात हम लोगों ने की है। अब इसमें इस अभिक्रिया को जनरली कौन देगा? इस अभिक्रिया को जनरली वो सबस्ट्रेट देते हैं जिनमें की कोई एक या एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन withdrawing group having substrate follow this mechanism। इस मैकेनिज्म को कौन फॉलो करेगा? वो सबस्ट्रेट फॉलो करते हैं जिनमें की कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसके साथ में जुड़ा हुआ हो। राइट। और इस अभिक्रिया के दौरान जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनता है? इंटरमीडिएट जो बनेगा वो बनेगा कार्बेनियन। ठीक है, अभिक्रिया के दौरान कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? अभिक्रिया के दौरान बनता है कार्बेनियन। सो चलो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म की हम बात करते हैं। इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है? सबसे पहला जो स्टेप होगा वो सबसे पहला स्टेप होता है इसमें बेस के द्वारा जो क्षार हम लोग ले रहे हैं उस क्षार के द्वारा एक प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, और ये प्रोटॉन कौन सा होगा? बीटा प्रोटॉन ही होगा। राइट। सो ये तो आपको बता ही दिया मैंने, ये बीटा कार्बन है और ये कार्बन हो गया आपका अल्फा। बीटा कार्बन से जुड़े हुए प्रोटॉन हो गए वो बीटा प्रोटॉन हो गए। सो बीटा प्रोटॉन का पहले सबसे पहले क्या होगा? एक अब्स्ट्रैक्शन होगा। और ये स्टेप जो होता है ये होगा फर्स्ट स्टेप होगा ये। सो ये HCH और HBr। सो ये आ गया नेगेटिव चार्ज, ये आपका कार्बेनियन बना है। और ये क्या है? यहाँ पर इस अभिक्रिया में इंटरमीडिएट है। इस अभिक्रिया का ये मध्यवर्ती है। इंटरमीडिएट को हिंदी में बोलते हैं मध्यवर्ती। सो इस अभिक्रिया में ये एक मध्यवर्ती कार्बेनियन बन गया। अब इसमें अगला स्टेप क्या होगा? जो अगला स्टेप होगा वो स्लो स्टेप होगा। ठीक है, इस स्टेप में
क्या होगा, ये जो नेगेटिव है इसकी शिफ्टिंग यहाँ होगी और ये Br अपने इलेक्ट्रॉनों को लेकर के निकल जाएगा। सो ये स्टेप स्लो स्टेप है और इसमें हमको क्या मिल जाता है, ये डबल बॉन्ड C, ये H और ये H, हमको एल्किन इसमें मिल गई। इसमें Br माइनस जो निकला है उसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप, या फिर इसको बोला जाता है अवशिष्ट समूह। मतलब जो समूह निकलेगा वो कहलाता है अवशिष्ट समूह। तो चूंकि इस स्टेप में एक ही अणु है इसलिए इसको बोलेंगे E1। और ये जो E1 है वो क्या है, वो कॉन्जुगेट बेस है। किसका कॉन्जुगेट बेस है, हमारा जो सबस्टेट है उसका। देखो C2H5Br और C2H4 माइनस Br प्लस इसके अंदर एक H प्लस, इन दोनों में किसका डिफरेंस है, इन दोनों को अगर हम देखें तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किसका है, केवल एक H का डिफरेंस है, राइट। सो ये जो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी है उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, इस एसिड का, चूंकि इसमें से एक H प्लस निकला, तो इस एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है जिसमें कि एक H कम होगा वो क्या हो गया, ये आपका कार्बेनियन। आई होप आपको ये समझ में आई होगी ये वाली बात, राइट। सो ये E1 है, चूंकि एक ही मॉलिक्यूल है इसलिए हो गया E1। और इसमें जो अपना जो जो अपना इंटरमीडिएट बनता है उस इंटरमीडिएट, वो इंटरमीडिएट क्या है, सबस्ट्रेट का कॉन्जुगेट बेस है, तो इसलिए इस मैकेनिज्म को बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म। ठीक है, इसको बोलते हैं E1CB शॉर्ट में कहा जाता है, राइट। अब इस मैकेनिज्म को इस अभिक्रिया से, इस मैकेनिज्म को फॉलो करके कौन रिएक्शन देगा, तो जैसा मैंने आपको बताया जिनके साथ में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जैसे देखो एक एग्जांपल ये वाला CHCl2CF3, राइट। ये क्या है, ये है, इसका नाम है 1,1 डाइक्लोरो 1,1 डाइक्लोरो 2,2,2 ट्राई फ्लोरो इथेन। इसको अगर ट्रीट किया जाए C2H5ONA सोडियम इथोक्साइड के साथ में, तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है CCl2CF2, राइट। मतलब इसमें से एक HF निकल जाता है, इसका नाम क्या हो गया, 1,1 डाइक्लोरो 2,2 डाइफ्लोरो इथीन, ये इसका नेम हो गया। सो इसमें जो कार्बेनियन बनेगा उसको स्टेबलाइज करने के, देखो F है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इसके पास वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, उसके साथ में 2 Cl जुड़े हुए हैं, है ना, तो वो भी क्या है, उनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इसको कार्बेनियन को स्टेबलाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कार्बेनियन के बनने को सुगमता प्रदान करते हैं। मतलब जो कार्बेनियन बनेगा वो क्या होगा, उसको स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करेंगे। सो ये इसीलिए जो ये मैकेनिज्म है ये जनरली उन्हीं में होगी जहां पर कि इस टाइप की व्यवस्था होगी कि वो जो कार्बेनियन बने वो उसको स्थायित्व प्रदान करने वाले समूह कार्बन के साथ में जुड़े हुए हों। सो ये मैकेनिज्म है E1CB मैकेनिज्म, राइट। तो E1CB में आप समझ गए होंगे कि इस CB का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट बेस, राइट। ओके, सो ये जैसे हम बात करें कि आप में एक एसिड है, ये CH3COOH है, और इससे आपने निकाल दिया क्या, एक H प्लस निकाल दिया, और ये बन गया आपका एसीटेट आयन। सो और ये क्या है, एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड और ये एसीटेट आयन, इन दोनों में किसका डिफरेंस है, केवल एक H प्लस का डिफरेंस है। सो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की के अकॉर्डिंग, की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो एसिड और बेस में अगर उसमें एक H प्लस का डिफरेंस हो तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस। सो ये एसीटेट इज, व्हाट इज एसीटेट,
एसीटेट इज कॉन्जुगेट बेस, संयुग्मी क्षार है ये। क्षार इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर देखो ये रिएक्शन क्या रिवर्सिबल रिएक्शन है, इधर जाएगा तो ये H+ को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो H+ को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। सो अगर रिएक्शन को राइट से लेफ्ट की ओर जाए तो ये क्या है, ये बेस है, और ये लेफ्ट से राइट की ओर आए तो ये क्या है, एसिड है। सो ये एसिड बेस हो गए, बट ये जो एसिड बेस क्या है, एक दूसरे के साथ में रिलेटेड है, तो इसलिए इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। एसिटिक एसिड और एसीटेट है वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। सो ये मैकेनिज्म जो होगी ये E1CB मैकेनिज्म कहलाती है। सो हमने तीनों प्रकार के मैकेनिज्म के बारे में बात की। आई होप आप लोगों को ये तीनों मैकेनिज्म समझ में आई होंगी। अब इसमें जो E1 और E2 मैकेनिज्म है उनके लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की हम बात करते हैं। अच्छा, एक बात और भी है इसमें, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें उससे पहले एक बात और भी है इसमें, कि अगर हम इन तीनों को देखें कि E1, E2 और E1CB ये कैसे एक दूसरे के साथ में एक दूसरे से विभिन्न है। तो देखो इसके में क्या बनता है, इसमें कार्बोनियम बनता है इंटरमीडिएट, और इसके अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बेनियन। इसमें क्या बनता है, नेगेटिवली चार्ज बनेगा, इसमें क्या बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज इंटरमीडिएट बनता है। और इसमें क्या होगा, इसके केस में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता बल्कि क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। राइट, तो इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि इसमें रीअरेंजमेंट होगा, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं होती है। और इसके केस में कॉन्जुगेट बेस बनता है। राइट, सो ये जो मैकेनिज्म है ये मैकेनिज्म वहां पर होगी जहां पर कि कोई कार्बन, जहां अल्फा और बीटा कार्बन के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह अगर उसके साथ में जुड़े होंगे तो ये वाली मैकेनिज्म फॉलो होगी, कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म होगी। सो ये तीनों प्रकार के जो मैकेनिज्म है वो आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, अब बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम की। सो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें किसकी, E1 मैकेनिज्म की, तो उसमें क्या होता है, ये जो मैकेनिज्म है इसमें ये जो रिएक्शन है वो किस टाइप की है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी, इसकी एनर्जी ज्यादा नहीं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये। राइट, सो ये है अपना RCX CH3 और ये बना RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। सो इस अभिक्रिया में देखो सबसे पहले वो स्थिति आती है जहां पर कि आपका R और ये CH3 X बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा होता है। और ये ब्रेक होने के बाद में यहाँ पर ये बन गया आपका RCH3 ये बन गया कार्बोकेटाइन, और उसके बाद में एक इसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। सो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। इसमें देखो आप, इसमें क्या हो सकता है, यहाँ तक आने के बाद में क्या होगा, यहाँ तक आने के बाद में ये वापस भी इस तरफ जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आ गया तो इसके बाद में क्या हो सकता है, इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है और उसके बाद में इसमें प्रोडक्ट बन सकता है। ये वाला एनर्जी डायग्राम आप देखिए और इसको इसके साथ में कंपेयर करिए। E2 के साथ में अगर आप कंपेयर करेंगे तो E2 के केस में देखिए ये आपका हो गया यहाँ पर RCH2CH और ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है Br, ये पोटेंशियल एनर्जी। और इस तरह में आपने लिख दिया, यहाँ पर आपने लिख दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये इस स्थिति पर आपका बनेगा ट्रांजिशन स्टेट CHR, ये डबल बॉन्ड के करेक्शन CHR कैरेक्टर, और ये आपका हो गया Br। राइट, और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन गया CH डबल बॉन्ड CHR। सो इसमें क्या है, इसमें ये ट्रांजिशन स्टेट बनी, ट्रांजिशन स्टेट से वापस जा सकता है और की ओर आ सकता है, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है ये भी इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि अभिक्रिया जो E2 मैकेनिज्म से होती है उस मैकेनिज्म के दौरान रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी
नहीं होती है। सो ये तीनों मैकेनिज्म आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है? छोटा सा टॉपिक है, इसमें अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है रूल्स ऑफ एलिमिनेशन। रूल्स ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। विलोपन के नियम। विलोपन के नियम, देखो इसके विलोपन के नियम की आवश्यकता हम लोगों को कहां पर पड़ी, उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लो कि आपके पास में ये वाला कोई एक CH3 होल ट्वाइस, ये CH3 और यहां पर है X, ठीक है। ये आपका सबस्ट्रेट है। इसमें मान लो कि इसमें ये आपका हो गया H, अच्छा ये इसके साथ में नहीं जुड़ा हुआ H, राइट। H तो जुड़ा हुआ ही है, H तो जुड़ा हुआ ही है इसके साथ में। और ये हो गया आपका प्लस, हाँ H इसके साथ में है भाई, H यहाँ पर है। ये क्या बन गया? कार्बोकेटाइन बन गया। अब देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, क्या हो, या तो ये हाइड्रोजन निकल जाए तो हमको एल्कीन कौन सी मिल जाएगी, ये वाली एल्कीन मिलेगी, C डबल बॉन्ड CH3। और क्या हो, ये एल्कीन यहाँ से निकल जाए, मान लो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए तो हमको एल्कीन कौन से मिलेगी, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये तो हाइड्रोजन कहाँ से निकले, इस जगह पर निकले, मैं इसको लिख देता हूँ CH2EH। और ये हाइड्रोजन कहाँ से निकले, इस जगह से निकले। तो इस जगह से अगर निकलेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, इसका नाम क्या है 1 2 3 4, या इसको ऐसे लिखेंगे अपन 1 2, इसमें लिखेंगे हम 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, और इसका नाम क्या हो गया 1 2 3 4, तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बने, राइट। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान किस तरफ से बीटा एलिमिनेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन का मतलब आप समझ गए होंगे। अल्फा तो मतलब क्या हो गया, अल्फा तो मतलब वो हो गया कार्बन जिसके साथ में आपका X या फिर OH जुड़ा हुआ है, वो तो हो गया अल्फा कार्बन। और बीटा कार्बन कौन कौन सा हो गया, वो कार्बन जिससे कि आपका हाइड्रोजन निकलेगा, राइट, वो हो गया बीटा हाइड्रोजन। तो वो बीटा हाइड्रोजन कौन से कार्बन से निकलेगा, इसको निर्धारित करने के लिए दो नियम, ठीक है। उन नियमों के आधार पर हम उत्पाद के बनने के बारे में बताते हैं। और इसी को हम ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन भी बोलते हैं, है ना। जब जैसे देखो ये वाला सबस्ट्रेट, थोड़ा सा मैं और इसको साफ सुथरा लिख देता हूँ, CH3 होल ट्वाइस CH यहाँ कार्बोकेटाइन, ये CH2H। तो यहाँ दो हाइड्रोजन, दो बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हैं। किस तरफ वाला बीटा हाइड्रोजन निकलेगा वो उसके आधार पर क्या होगा, निर्धारित होगा कि कौन सा उत्पाद बनेगा। तो इसको निर्धारित करने के लिए दो नियम है, ठीक है। दो नियम कौन से हैं, वो दो नियम है, एक तो है सेटजेफ का नियम और दूसरा है वो है होफमैन का नियम। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं सेटजेफ को नियम। सो विलोपन के दौरान कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकले, बीटा हाइड्रोजन का चयन, राइट, उस चयन को हम बोलते हैं रेजियो सिलेक्टिविटी ऑफ एलिमिनेशन,
ठीक है, सबस्ट्रेट में से कौन सा बीटा हाइड्रोजन का विलोपन हो, कौन सी एल्कीन हमको मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो, राइट। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे विलोपन की क्षेत्रीय वर्णात्मकता। वर्णात्मकता या फिर रिजियो सिलेक्टिविटी ऑफ द एलिमिनेशन। सो और इसके रिजियो सिलेक्टिविटी के निर्धारण के लिए जो दो नियम है, उसमें से पहला जो नियम है वो है सेटजेव का नियम, SAYTZEFF, सेटजेव। और हिंदी में इसको हम लिखते हैं सेटजेव का नियम, सेटजेव्स रूल। सेटजेव का नियम क्या कहता है? सेटजेव का नियम ये कहता है कि अभिक्रिया में के दौरान यदि एक से ज्यादा एल्कीन बनने की संभावना हो, ठीक है, तो हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलता है जिस कार्बन पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक है, समझ में आया? दोबारा से रिपीट करता हूं। द hydrogen atom will be removed from that beta carbon which have less number of hydrogen atoms। ठीक है, और इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं एक सिंपल सी लाइन से, मतलब जिस पर कम हाइड्रोजन होंगे उसकी तरफ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन एटम निकलता है। तो अब देखो इसको हम देखते हैं, फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर इसमें इस कार्बन पर, ये तो बीटा कार्बन है, ये भी तो बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। इस पर कितने हाइड्रोजन है? 3। इस पर कितने हाइड्रोजन है? 2, सॉरी 1। इसमें 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। सो मुख्य उत्पाद बनेगा वो सेटजेव के नियम के अनुसार कौन सा बन जाएगा? ये वाला मुख्य उत्पाद हमारा बनेगा सेटजेव के नियम के अनुसार। ठीक है, अब इसमें जो एल्कीन बनेगी वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड। सो इन दोनों को आप देख भी सकते हैं। इसमें देखो, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 1 CH3 और 2 CH3, टोटल कितने हैं? 3 CH3 हैं। यहाँ पर कितने CH3 हैं? केवल 2 CH3 हैं। सो मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या हो गई? यहाँ पर एल्कीन बन गई। सो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड इफ द एलिमिनेशन प्रोसेस फॉलो द सेटजेव्स रूल। सेटजेव के नियम का अगर पालन होगा तो क्या होगा? अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन का निर्माण होता है। एक रिएक्शन से मैं आपको बताता हूं इसको, जैसे CH3 CH2 CHOH CH3 और यहाँ पर आपका ये H प्लस सेकेंड माइनस H2O, तो कार्बोकेटाइन बन गया CH2 CH CH3, ये कार्बोकेटाइन है। तो अब सेटजेव का नियम है, सेटजेव के नियम के अनुसार मुख्य उत्पाद क्या होगा? यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन को निकाल दें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये क्या हो गया? ये हो गया मेन प्रोडक्ट। और दूसरा एक लेस क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, ये बन गई 1 ब्यूटीन और ये बन गई आपकी 2 ब्यूटीन। सो ये है सेटजेव का नियम। सेटजेव का जो नियम है वो नियम हमको ये कहता है कि इसमें जो ज्यादा स्थायी एल्कीन होगी, राइट, वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी और वही एल्कीन इस अभिक्रिया के दौरान बनती है। दूसरा जो रिजियो सिलेक्टिविटी ऑफ एलिमिनेशन को एक्सप्लेन करने वाला रूल है वो है होफमैन्स रूल। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोलेंगे होफमैन रूल।
होपमैन का नियम। होपमैन का नियम कब होगा, कब, पहले तो आपको ये समझ में आ गया इसमें कौन सी एल्कीन बनती है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड। लेस सब्स्टिट्यूटेड, कम प्रतिस्थापी एल्कीन है वो बनेगी। दूसरा इसमें क्या होगा, दूसरा इसमें हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलेगा जहां पर कि पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो। ठीक है, हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलता है जहां पहले से हाइड्रोजन अधिक उपस्थित हो। हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलता है जहां पर हाइड्रोजन अधिक उपस्थित हो। सो अब ये जो अभिक्रिया है ये कौन देता है, ये अभिक्रिया दे, मतलब इस अभिक्रिया से उत्पाद कौन बनाता है, इससे बनाते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट या फिर क्वार्टरनरी सल्फोनियम सॉल्ट होंगे, वो इस अभिक्रिया के द्वारा, इस प्रोसेस द्वारा होफमैन के विलोपन नियम से उत्पाद को बनाते हैं। और ये सेज्जेफ नियम का बिल्कुल उल्टा है, एंटी टू सेज्जेफ्स रूल, सेज्जेफ के नियम के बिल्कुल विपरीत है। जैसे देखिए ये हो गया आपका एक सबस्ट्रेट है CH3 CH CS2 CS2 CS3, और यहाँ पर है आपका इसके साथ में जुड़ा हुआ ये क्वार्टरनरी अमोनियम, राइट। इसको बोलेंगे, ये हो गया इसमें हो गया ये 1 2 3 4 5, सो ये तो हो गया पेंटिल, और इसमें ट्राई मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ में इसका नाम हो गया ट्राई मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ में जुड़ा हुआ पेंटिल, तो इसका नाम हो गया पेंटिल ट्राई अमोनियम ट्राई मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें देखो ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, और ये बीटा हाइड्रोजन है, तो सेजेब के अनुसार तो क्या होना चाहिए था, इधर से निकलना चाहिए था। लेकिन जो होफमैन का नियम है वो यहाँ पर हमको कहता है कि यहाँ पर जो आपका इसके केस में एलिमिनेशन होगा, हाँ बस बेटा 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ, इसमें जो एलिमिनेशन होगा वो सर कुछ पूछना था। हाँ एक मिनट बेटा, बस इसको कंप्लीट कर दूं मैं। ये इसमें क्या बनता है, मेन प्रोडक्ट, 1 मिनट के लिए रुक जाओ बेटा, ये मेन प्रोडक्ट बनेगा, और इसमें ये CH CS2 CS3 ये इसमें बाई प्रोडक्ट या कम अमाउंट में बनने वाला प्रोडक्ट है, राइट। सो ये अपनी हो गई सेजेब का होफमैन का नियम, जो कि कहता है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है। ये 2 नियम है जो कि हमको विलोपन के बारे में बताते हैं कि कैसा उत्पाद बनेगा।